Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 21st of September 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have some questions from the previous day session. So just have some important questions और सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं बिकॉज हमने जो टॉपिक कल डिस्कस किए उसमें से कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड द यूएनजीए रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम पैलेस्टीन. मींस हम अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने में जो रेजोल्यूशन आया था इजराइल के अगेंस्ट में, और इस रेजोल्यूशन में ये था कि इजराइल को ये कहा गया है कि भाई आप पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज हैं गाजा वगैरह वहां से आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए विद इन 1 ईयर. सो ये उसमें रेजोल्यूशन था. अब एक्चुअल में इस रेजोल्यूशन को इनिशिएट किसने किया था? तो क्या इसको ईरान ने किया, चाइना, पैलेस्टीन या कनाडा? देखो, इसको स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था पैलेस्टीन ने. पैलेस्टीनियन जो टेरिटरीज है वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको इनिशिएट किया था. मींस इस रेजोल्यूशन को सबसे पहले कोई लाया था तो ये लाया था. देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे यूएनजीए के रेजोल्यूशंस में आते हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अगर कनाडा की मैं बात करूं तो कनाडा ने तो इसमें से अपने आप को एब्सटेन कर दिया था. ठीक है, चलिए यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो भी मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पे दिया हुआ है. What was the stand of India regarding UNGA resolution against Israel? So इजराइल के अगेंस्ट में ये जो रेजोल्यूशन था इसमें इंडिया का क्या स्टेप था, इंडिया का क्या स्टैंड था? सो वी कैन क्लियरली से दैट ना तो इंडिया ने इसको अपोज किया, ना ही इंडिया ने इसको सपोर्ट किया. इंडिया ने इसको इनिशिएट भी नहीं किया था बिकॉज पैलेस्टीन ने इसको इनिशिएट किया था. सो इंडिया एब्सटेन फ्रॉम दिस. मींस इंडिया ने क्या स्टैंड लिया कि ना तो उन्होंने इस पे वोट किया अपोजिशन में, ना सपोजिशन में, ना जो है इसके प्रो ना अगेंस्ट, कुछ नहीं. इंडिया ने उस समय पर, जिस समय जब वोटिंग हुई तो वहां से उठ करके वो चले गए, बोला हम इस पे अलग हैं. तो इसमें इंडिया ने क्या स्टैंड लिया? इंडिया ने इससे एब्सटेन कर लिया. और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया ही अकेला कंट्री था जिसने इसमें से एब्सटेन कर लिया. 43 कंट्रीज ने इसमें से एब्सटेन किया है. इट मींस 43 कंट्रीज ऐसे हैं जो डायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, वो इजराइल के अगेंस्ट में क्लियरली कोई स्टैंड नहीं ले सकते. इंडिया प्रीवियसली हेल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस टिल. तो इंडिया में अब तक अगर हम बात करें तो साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं वो कब तक हुए हैं? सो इसका बड़ा बेसिक सा क्या आंसर हो सकता है? 1990, 1967, 1989 या फिर 2014. एक्चुअल में आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर है 1967 बिकॉज इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं साइमल्टेनियसली, मींस लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट की असेंबलीज का इलेक्शन एक साथ होता था पहले, और ये हमारे यहाँ 1967 तक ऐसा रहा है. बिकॉज ये न्यूज में है वन नेशन वन इलेक्शन का मैटर. सो इसीलिए हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लेकर के एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कि बेसिक सा क्वेश्चन है. आप बता दीजिए मेरे को कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी से ये कहा गया था कि आप इस मैटर को बहुत अच्छे से प्रोसीड कीजिए और इसकी इंक्वायरी कीजिए कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जाना चाहिए कि नहीं, हम उस पे काम कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे. तो इसकी प्रॉपर स्टडी के लिए एक जो कमेटी बनाई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? ये कोई लेडीज थी या कोई जेंट्स थे? ठीक है, तो आपको ये आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में. चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. आज का जो करंट अफेयर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो भी देखेंगे पॉइंट, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF. सो कई बार तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है बेसिक से क्वेश्चंस में. देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे बट दे मिस द बेसिक्स. सो सबसे पहले आपको उसका बेसिक जो है अंडरस्टैंड करना है हमेशा से. सो FATF के बारे में हम बात करते हैं और ये अभी न्यूज में क्यों है, क्या इसका कंटेक्स्ट है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों इसको हम जानना चाह रहे हैं, क्यों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देखो, जो टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग
कौन है टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग? कौन है? ये है आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या हुआ है ऐसा? इट हैज सेड कि इसने क्या कहा है कि इंडिया हैज अचीव्ड अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस with its recommendations and taken significant steps to implement measures to tackle illicit finance. Means FATF ने इंडिया को अप्रिशिएट किया है, इंडिया की तारीफ की है और क्या कहा है कि भैया इंडिया ने हाई लेवल टेक्निकल कंप्लायंस जो है अपने यहाँ मेंटेन किया है कि हमारे यहाँ जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग है उसको लेकर के बहुत सारे इंडिया ने अपने यहाँ टेक्निकल स्टेप्स लिए हैं, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और क्या कहा है कि FATF ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उस पर इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं और उनको वो जो मेजर्स बताए थे उनको इंप्लीमेंट किया है। किस लिए? कि जो इलिसिट फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, ऐसे मैटर्स को टैकल करने के लिए इंडिया ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और ग्लोबल लेवल पर इसने इंडिया की तारीफ की है। सो इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया बहुत लंबे समय से टेररिज्म का एक विक्टिम रहा है। आप पूरा जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, आप हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन देख सकते हैं, आप मुंबई के अटैक्स देख सकते हैं, पार्लियामेंट के अटैक्स देख सकते हैं, आप इंडिया में हमारे जो है एक प्लेन था उसको भी हाईजैक किया गया था। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे कि इंडिया में टेररिज्म अपना बहुत अच्छे खासी रूट्स बना रखा था, ठीक है। और उसके पीछे सपोर्ट कौन करता था? तो उसके पीछे सपोर्ट था कि उनको कहीं ना कहीं से इंडिया के अंदर से फाइनेंसिंग उनकी हो रही थी, उनको पैसा पहुंचता था। अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली NIA ने, गवर्नमेंट ने, CBI वगैरह जो पुलिस एजेंसीज हैं उन्होंने ऐसे कुछ मदरसे को पकड़ा है जहां से प्रॉपर टेररिज्म को फाइनेंसिंग हो रही थी। वहां से आपको नकली करेंसी, जो फेक करेंसी होती है, उसको बनाने की वहां पर जो है सब कुछ मिला है, उनको सिस्टम मिला है। तो अब गवर्नमेंट ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो काफी टाइम से हम देख सकते हैं इस टेररिज्म को थोड़ा सा कंट्रोल तो किया गया है। जम्मू कश्मीर में काफी हद तक ये जो है टेररिज्म रुक गया है। तो अब हम चलते हैं, बिकॉज न्यूज में क्या है? FATF। और किसके लिए न्यूज में है? बिकॉज इंडिया में कुछ अच्छा हुआ है। सो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस FATF की स्टडी करना कि क्या इसके की पॉइंट्स हैं, कि FATF के रिगार्डिंग में हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सो लेट्स नो अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है ये। FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ये कैसी बॉडी है? एक इंटर गवर्नमेंटल है, मींस वर्ल्ड की बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसकी मेंबर हैं। ये क्या काम करती है? पॉलिसी मेकिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, डेडिकेटेड टू कॉम्बैट। क्या कॉम्बैट करना चाहती है ये? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इन दो पर इसका मेन काम है। सबसे पहले इसको ये दो चीजें कवर करनी है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मींस नेशनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना कि उनको ब्रेक करके टेररिस्ट को फाइनेंसिंग ना हो। और क्या करना? टू डेवलप एंड प्रमोट पॉलिसीज, और उसके लिए पॉलिसीज को डेवलप करना प्लस उनको प्रमोट करना, मींस उनका अच्छे से एडवर्टीजमेंट करना, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में डिस्कस करना और उनको प्रमोट करना। ये इसका काम है। बोथ नेशनल लेवल पर भी काम करती है ये और इंटरनेशनल लेवल पर, मींस गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के बहुत सारा ये कोऑपरेशन करती है, सजेशंस देती है, बहुत अच्छे अच्छे वर्क करती है। टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और सब काम ये किस लिए करती है? जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल कर सके। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की आप एक बात सुनो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जब आप देखोगे इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है आपका मनी, एक है लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग तो आप पहले से ही जानते होंगे कि अपने हम जो क्लोथ वगैरह होते हैं लॉन्ड्री वाले को दे देते हैं, वो उनकी क्लीनिंग करके हमको दे देता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या मींस, किसी को जो गंदा मनी है, जो ब्लैक मनी है, वो किसी को दे दिया जाता है, और मींस वो कैसा मनी है? ब्लैक।
वो एजेंसी, कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उस मनी की लॉन्ड्रिंग कर देगा। लॉन्ड्रिंग कर देगा मतलब उसको क्लीन कर देगा। अब वो ब्लैक मनी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। और व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट की नजर में अब वो एक नंबर का पैसा हो गया, उसको यूज कर लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। वहीं पर टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है कि जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, उनको पैसा कहां से मिलता है। भाई देखो, पैसा कमाने के लिए आपको कोई जॉब करनी होगी, कोई बिजनेस करना होगा। तो टेररिस्ट हैं तो बिजनेस क्यों करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में क्यों जाएंगे। अब वो डॉक्टर, इंजीनियर या वो तो बनेंगे नहीं, उनको क्या करना है, टेररिस्ट एक्टिविटीज उनको करनी है। कहीं पे बम फोड़ना है, इनोसेंट लोगों को मारना है, स्कूल्स पर, कॉलेजेस पर, हॉस्पिटल्स पर अटैक करके इनोसेंट लोगों की जान लेना है, ये इनके काम है। तो इनके पास में पैसा कहां से आता है, तो इनको पैसा देने के लिए, इनकी फंडिंग करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन फेक तरीके से बनाई जाती हैं। मींस देखने में लगेगा कि ये तो कोई एनजीओ है, मींस एनजीओ के नाम पर हो सकता है। देखने में लगेगा कि ये तो यार कोई स्कूल है, देखने में लगेगा आपको ये तो कोई हॉस्पिटल है, देखने में लगेगा आपको कोई ये तो कोई मदरसा है? तो दिखाया कुछ जाएगा और उसके पीछे एक्टिविटीज कुछ हो रही होंगी और वहां से इन टेररिस्ट को पहुंचाया जाता है पैसा। बिकॉज इस पैसे से फिर क्या कर सकते हैं वो, भाई गाड़ी खरीद सकते हैं, वेपन्स परचेज कर सकते हैं, वेपन्स का अम्युनिशन परचेज कर सकते हैं, कहीं जो अपने एजेंट्स को हायर करेंगे उनको पैसा दे सकते हैं, यूथ को भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसके जो यूजेस हैं वो ब्लैक मनी के, वो कहाँ होते हैं, फिर टेररिज्म की फाइनेंसिंग में उसके यूजेस होते हैं। सो एफएटीएफ का मेन काम ये है। अभी इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो भाई कब इसका ओरिजिन हुआ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1989 में एक मीटिंग हुई थी G7 की। ठीक है, कहां पर, पेरिस में। और इसमें बात हुई थी कि टू डेवलप पॉलिसीज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। इन्होंने ये बात की G7 के कंट्रीज ने कि भाई वर्ल्ड में से हमको मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी होगी। वहीं इन 2021 में इट्स मैंडेट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। मींस जब इसका ओरिजिन हुआ तो उस समय केवल एक ही चीज पर फोकस करना था इसको, वो था मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन बाद में 2001 आते आते इसमें एक चीज और ऐड हो गई कि हम टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में भी वर्क करेंगे। सो इनिशियली इसको बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, बाद में फिर इसमें टेररिज्म फाइनेंस को भी ऐड कर दिया गया है। इसका ओरिजिन पेरिस में हुआ। पेरिस आप जानते होंगे कि फ्रांस में है और पेरिस में ही इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसके सेक्रेटरीट वगैरह है, सारे काम इसके वहीं से होते हैं। इसकी गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका एक प्रेसिडेंसी होती है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो इसकी प्लेनरी जो मीटिंग होती है उसमें मेंबर्स में से ही सिलेक्ट उसको किया जाता है। और वो क्या करता है उसका प्रेसिडेंट, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि मीटिंग्स को लीड करेगा, उनकी हेड करेगा उन मीटिंग को। ठीक है, अब उसमें मींस क्या क्या शामिल होगा, इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्लेनरी, स्टीयरिंग ग्रुप, है ना, व्हाइल सुपरवाइजिंग द सेक्रेटरीट, ये सारे फंक्शन होंगे उस प्रेसिडेंट के। डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करें तो एफएटीएफ की जो प्लेनरी होती है मींस 1 ईयर में ये 3 टाइम मिलती है। मींस सारे कंट्रीज के जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं उनकी मीटिंग होती रहती है और उसी को हम यहाँ पर एफएटीएफ की प्लेनरी बोलते हैं। इसी में एक सारे के सारे डिसीजंस होते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि एफएटीएफ की जो प्लेनरी है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो सारे के सारे डिसीजंस एफएटीएफ की प्लेनरी में होते हैं। इसके डिसीजंस कैसे होते हैं, वो कंसेंसस से होते हैं। मींस ये कोशिश होती है इसमें कि सारे कंट्रीज इस पर इसके डिसीजन को एक्सेप्ट अगर कर लें तो वो फाइनली सबको एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो एक पॉलिसी बन जाता है, वो एक डिसीजन बन जाता है। हालांकि अगर 3 कंट्री एक साथ मिलकर के एनी 3 मेंबर
किसी एक डिसीजन पर वीटो भी कर सकते हैं। और वीटो तो आपको पता ही होगा, वीटो होता है एक नेगेटिव वोट, ठीक है। सो वीटो करने की भी इनको पावर है। इनके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कौन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर बन सकता है, तो टू बिकम अ मेंबर अ कंट्री मस्ट कंसीडर्ड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। वो कंट्री कैसा हो, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, जीडीपी हो अच्छी, अच्छी बैंकिंग सिस्टम उनके यहाँ डेवलप हो रखा हो, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा हो। सो दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशंस टू ज्वाइन FATF. Globally accept financial standards and to be participant in other important international organizations means अब वो कंट्री ग्लोबल लेवल पर एक अच्छा स्टैंडर्ड रखता हो अपना, प्लस इंटरनेशनल लेवल की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी वो मेंबर हो, जैसे UNO, है ना। तो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उसको मेंबर भी होना होगा। इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो अभी 39 मेंबर्स हैं, जिसमें अगर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सऊदी अरबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, EU और भी बहुत सारे कंट्री जिसमें क्या है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया की सेंस में अगर आप बात करें तो देखो इंडिया स्टार्टिंग में इसका 2006 में क्या बन गया था, ऑब्जर्वर कंट्री बन गया था कि इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन इसमें वोट वगैरह वो नहीं कर सकता था। बाद में ये 2010 में क्या बन गया, इसका फुल मेंबर बन गया। सो इंडिया इसका मेंबर कब बना, क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो इंडिया इसका मेंबर बना, फुल टाइम मेंबर कब बना, 2010 में, और इसका ऑब्जर्वर मेंबर तो ये 2006 में ही बन गया था इंडिया। इसके फंक्शंस की अगर आप बात करेंगे तो देखो बहुत सारे रिसर्च करता है ये। FATF में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, कैसे टेररिज्म को फंड किया जाता है, क्या क्या उसके सोर्सेस होते हैं। ये प्रमोट भी करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कि इन रिस्क को जो टेररिज्म फाइनेंसिंग की इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट असेसेस वेदर कंट्रीज आर टेकिंग इफेक्टिव एक्शन, कंट्रीज पर नजर बना करके रखता है कि भाई वो अच्छे इफेक्टिव मेजर ले रहे हैं कि नहीं, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, तो इस पर भी ये नजर बना करके रखता है। प्लस अगर कोई कंट्री इसके जो है रिकमेंडेशंस को, इसकी पॉलिसीज को नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसको ये फिर ऐसे कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटेबल भी बनाता है। कैसे बनाता है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएगा कि अगर कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है या उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, अगर वहां से टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है तो क्या, सो उसके लिए इसने बनाई हुई है 2 लिस्ट। एक लिस्ट का नाम है ग्रे लिस्ट और सेकंड लिस्ट है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ये 2 लिस्ट है। स्टार्टिंग में कोई कंट्री अगर इसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसे कंट्रीज जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेफ हेवन होते हैं, ऐसे कंट्रीज को ये कहां डाल देता है, ग्रे लिस्ट में इसका नाम लिख दिया जाता है, नाम नोट कर लिया जाता है। अगर किसी कंट्री का नेम ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि ये उस कंट्री के लिए एक वार्निंग है, भाई आप सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अदरवाइज हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। सो इट मींस ग्रे लिस्ट में कौन सा कंट्री है जिसको वार्निंग मिली है इनिशियल लेवल पर, अगर वहां से भी उसका काम नहीं चला फिर उसको डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे कंट्रीज जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है उनका एक अदर नेम भी है, क्या, कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज। मींस अगर वहां ब्लैक लिस्ट ना रख करके वहां पर ऑप्शन में आपको मिल जाए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, मींस उसका सीधा सा मतलब है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। सो ऐसे कंट्रीज जो इसको FATF को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे और टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको रखा जाएगा ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। अब देखो क्या कोई कंट्री है जो अभी ब्लैक लिस्ट में है, हाँ है। एक नॉर्थ कोरिया है आपका, ईरान है आपका और म्यांमार है। ये तीनों ही कंट्री हैं जो अभी तक इसकी ब्लैक लिस्ट में है काफी टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें कि भाई अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया
तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको देख सकते हैं कि ऐसे किसी कंट्री को कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी वर्ल्ड लेवल पर, जैसे उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, वर्ल्ड बैंक से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, यूरोपियन यूनियन से उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, प्लस इसके साथ में बहुत सारे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस हैं, वो भी लग जाते हैं। बिकॉज जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं फिर ब्लैकलिस्ट वाले कंट्री को अपने यहाँ ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। कैसे, क्या कर सकते हैं वो, कि रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। सपोज करो इंडिया इसका एक मेंबर है, ठीक है, और अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए तो जो FATF है वो क्या कहेगी अपने मेंबर से कि भाई इस पाकिस्तान के साथ में आप ट्रेड करना बंद करो। तो इंडिया क्या करेगा, इसके साथ में ट्रेड को रोक देगा, है ना। और क्या करेगा, इंटरनेशनल बॉयकॉट। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कंट्रीज को बॉयकॉट कर दिया जाता है कि इससे कोई रिलेशन नहीं रखना है, अपने एम्बेसडर्स को बुला दो, कोई इनके लोगों को कोई वीजा नहीं देना है, यहाँ के लोगों को कोई जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखना है, यहाँ की कंपनीज के साथ में कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो इस तरीके का इंटरनेशनल बॉयकॉट भी होता है। और इट मे ऑल्सो अफेक्ट कैपिटल इनफ्लो। अब देखो ऐसा कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में है तो उस कंट्री में कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आएंगे। मींस कुल मिलाकर के ऐसा कोई कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में अगर आ गया तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए कंट्रीज क्या करते हैं फिर, उस कंट्रीज के मींस वो जो कंट्रीज हैं ब्लैक लिस्ट में आने के बाद या उससे पहले ही कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जब ग्रे लिस्ट में आते हैं तो फिर वो कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में काफी समय से वो कोशिश कर तो रहा है, हालांकि वो दिखावा ज्यादा करता है, पाकिस्तान काम कम करता है, ठीक है। सो हालांकि लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम कम करेंगे, दिखाएंगे ज्यादा, है ना। तो पाकिस्तान भी वैसा ही स्ट्रेटेजी अपनाता है। अब और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो FATF रेगुलरली बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती रहती है, कंट्रीज को भेजती रहती है। उस रिपोर्ट्स में ऐसे रिसर्च डॉक्यूमेंट होते हैं कि देखो भाई आपकी पुलिस को, आपके बैंकिंग स्टाफ को, आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, आपकी CBI को, ऐसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको ये रिपोर्ट बना के देता है। वो डिटेल्स भी शेयर करता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं वो क्या टेक्निक यूज करते हैं। तो फिर हमारी जो CBI है, NIA वगैरह, ये जो हमारी एजेंसीज हैं या अदर कंट्रीज की एजेंसीज हैं, उनको ये पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर वो क्या कर पाते हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन ले पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे अभी क्लास में मेरे साथ में डिस्कस कर रहे थे कि सर उनको तो मीन्स हमको तो सर सपने में भी ऐसा लग रहा है हमारा फॉर्म नहीं भरा एग्जाम का, और हमको एग्जाम हॉल में हम बैठे हुए हैं। देखो कुछ बच्चे इसको लेकर क्या है, कई बार सीरियस होते हैं ना एग्जाम को लेकर के, तो आप भी अपने फॉर्म को जब भी फिल करना हो टाइमली उसको फिल करना, अच्छे से उसको फिल करना, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखो, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, एंड बी मोटिवेटेड और डू योर हार्ड वर्क एंड डू योर बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।